नमस्कार, स्वागत है आपका जानेगा रिमांड 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ईरान इजराइल युद्ध में एक जो बड़ी खबर जिसके बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बराबर इस चीज को बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से ईरान का ध्वस्तीकरण तो किया ही है, चाहे उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हो या फिर मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो, लेकिन साथ में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी वो बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। उन्होंने कहा कि आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि अमेरिका हमारे कहने पर इस युद्ध में कूदा। और उन्होंने कहा कि आप खुद सोचिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई कह सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और पूरा विश्व डोनाल्ड ट्रंप का ऋणी रहेगा जिस तरीके से वो फ्यूचर की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जब पार्स का जो गैस फील्ड था वहां पर जब हमला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका को तो पता ही नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप एक दिशा में अब बात करने लगे हैं, और जो टोन एंड टेनर बेंजामिन नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, उसमें वो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को भी वो कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों नेता जिन्होंने मिलकर इस ईरान और इजराइल युद्ध की शुरुआत की थी, क्या ये दोनों नेता अब 2 दिशा में जाते हुए नजर आ रहे? आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर आपको क्या लगा सर, और उसके बड़े हाइलाइट्स आपके हिसाब से क्या हैं? में 2-3 चीजें हैं। एक तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये दोनों मिलके जो ईरान का हमला किए थे 28 तारीख को, जिसमें उनको पहले ही 1-2 दिन बड़ी कामयाबी मिली कि अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर है उनकी हत्या हो गई, और कई सिविलियन और मिलिट्री लीडर्स भी उनके साथ मारे गए बोल के। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि वो दोनों बहुत अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो बमबारी उन्होंने बड़े पैमाने पे की, तो वो 3 या 4 दिन बहुत भयंकर बॉम्बर से B-52 से 716 से 50 या 35 से वगैरह सब कर रहे थे, बहुत इजराइल और अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा जो 3-4 दिन का प्लान था वो सक्सेस हो जाएगा, अब लोग उनके खिलाफ आ जाएंगे बोलते। लेकिन जिस तरीके से ईरान में लीडरशिप उभर के निकली नहीं, और मुस्तफा खामनेई का नाम सुनने लगा, IRG इसके सुनने लगा, तो IRG इसके पीछे था, तो उनको पता चला कि अब पूरा जो पलट गया है, हम जो चाहते थे वो नहीं हो रहा है। तो इससे लगातार अब 20-21 दिन जंग लड़ी है। तो 20 दिन के बाद आई थिंक 14वें दिन 14th को ही ट्रंप ने पुतिन को फोन करके सीजफायर का आग्रह किया। उसके बाद 2 दिन बाद ओमान को, टर्की को और मिस्र को भी उन्होंने प्रयास किया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो इसके बीच जो है 28 तारीख से और 15 के बीच में अमेरिका के पूरे अड्डे तहस नहस हो गए। ऑलमोस्ट 80% इराक से लेके ओमान, जॉर्डन और इजराइल भी बहुत ही गंभीर इसके परिणाम खाने लगा। तो इस लिहाज से जो है, जो ईरान का रेस्पॉन्स था वो अनएक्सपेक्टेड था, और अमेरिका जो है अपने एयर डिफेंस खत्म होने के बाद धीरे धीरे जो भी बचे कुचे थे वो इजराइल की तरफ उनके दिफा करने के लिए हटा दिए, साउथ कोरिया, यूक्रेन से। तो वो भी जो है कामयाब नहीं थे, और ईरान के हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल उसको डॉज करके लगातार बमबारी करते रहे, सिर्फ इजराइल में नहीं, पूरे खाड़ी के देशों। तो जो मिलिट्री टारगेट्स थे 7000, जिसमें उन्होंने क्लेम कर रहा कि बमबारी कर रहे, उससे भी जो है ईरान सरेंडर नहीं किया है। उनकी गवर्नमेंट और तेज कर रही है हमले को, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो
दोनों को अब लगा कि अब ट्रंप जो है सिविलियन टारगेट्स को हिट करने का उनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो पहले भी दो चीजों से पता चलता। एक तो उनकी नाराजगी जब इसराइल ने तेहरान के पास जो ऑयल डिपो थे जिससे भयानक आग लगी और लोग हजारों के लाखों के इम्पैक्ट हुए थे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम सिविलियन टारगेट्स को इजीली हिट कर सकते हैं, जैसा बिजली का ग्रिड है, तो लेकिन हम वो करना नहीं चाहते क्योंकि हम ईरानियों को तकलीफ नहीं देना चाहते। तो ये उनका स्ट्रैटेजी था कि किसी ना किसी तरह ईरान को बातचीत के लिए मनाया जाएगा। लेकिन जब अली लारजानी की हत्या हुई तो उसके बाद भी जो है और तेज हो गया ईरान के हमले। तो अमेरिका को लगा कि अब्राहम लिंकन पे भी हमला हुआ, गेराल्ड फोर्ड में भी आग लग गई वगैरह, तो उनका जो मिलिट्री प्लान था वो सब धीरे धीरे बिखरने लगा। तो इजराइल भी फ्रस्ट्रेटेड होने लगा कि उनका आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थर्ड वगैरह कामयाब नहीं हो रहा है, और उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को हिट करने लगा। तो सबसे बड़ा जो है वो गैस फील्ड है पारस, जो निशाना बना है, जिससे पूरे नॉर्दर्न ईरान में गैस की किल्लत हो गई है। इराक में तो 40% जो बिजली बनती थी इस गैस को लेके वो भी बंद करना पड़ा, वो डार्कनेस में छा गए हैं। तो ये जो बड़ा हमला हुआ तो इससे जो है दरार दोनों के बीच में आगे बढ़ गई और ये पब्लिक हो गया तो है। क्या ये चीज और आपको इसके लगता है सर कि अब ये बड़ी एविडेंट हो गई है कि अब ठीक है, पब्लिकली तो दोनों एक दूसरे को इंसल्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही एक साथ युद्ध में कूदे थे, लेकिन अब क्या 20 दिन के युद्ध के बाद क्या ये चीज बिल्कुल साफ दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अलग अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अगर और सिंपल लैंग्वेज में कहें कि दोनों के बीच में दरार आ गई है इस युद्ध को लेकर? जी, दरार तो खुलेआम दिखाई दे रही है कि ये अमेरिका का सीज फायर का अप्रोच जो है तेज हो गया है और वो किसी भी तरह बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो ओपनली बताना नहीं चाहते कि हम वहां से अड्डे खाली करेंगे, कॉम्पनसेशन देंगे, और हम आपको वादा नहीं कर नहीं सकते कि दोबारा हमला नहीं करेंगे। लेकिन बातचीत का मतलब है कि एवरीथिंग इज ओपन फॉर टॉक्स, सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं। तो लेकिन इजराइल का नेतन्याहू का प्रॉब्लम जो है 3 है। एक तो उनको सक्सेस नहीं मिला ईरान में, हमने ये अली लारजानी को मारे के बाद रेजिम चेंज नहीं हुआ और उनके मिसाइल अड्डे पूरे तबाह नहीं किए, और वो रेजिम अभी तक झुकी नहीं है, लेकिन ऑफेंसिव में चले गए। दूसरी बात यह है कि ये ओपन रिफ्ट अमेरिका और इजराइल के बीच में उनकी इमेज इजराइल में खराब हो रही है कि आप गाजा की तरह, लेबनान की तरह, दूसरे हमलों की तरह आप जो है अमेरिका को इन्वॉल्व करके इसमें सक्सेस नहीं हुआ और हम पे बर्डन हो रहा है बोल के, क्योंकि इलेक्शन इनके ऑलवेज इनके दिमाग में है नेतन्याहू के। तो उसको दूर करने के लिए, उनका इमेज रिट्रीव करने के लिए, नहीं हमारा दोस्त, सबसे बेहतरीन दोस्त, करीबी दोस्त अमेरिका है, ट्रंप है वगैरह, रीएश्योर करना पड़ा। तीसरा जो है उनको जो सता रहा है, अमेरिका में जो है एंटी इजराइल फीलिंग्स बहुत तेज हो रही। अब $200 बिलियन का एडिशनल, वो उसको बोल रहे हैं कि लोग ये इजराइल टैक्स है, इजराइल की जंग की वजह से हमें ये एडिशनल 2000 बिलियन हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से जा रहे हैं बोल के। तो वो मागा मूवमेंट ही नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से आम जनता जो है बहुत परेशान है कि ये ट्रंप जो कुछ वादा करके आए थे, हम उनको इलेक्ट करे थे और कुछ कर रहे हैं इजराइल की दबाव में, ये एप्स्टीन की फाइल में दबाव में आके। तो ये इजराइल का इमेज धीरे धीरे खराब हो रहा था, तो उसको रिट्रीव करने के लिए, चाहे वो फेक हो या जेन्युइन हो, वहाँ लीडरशिप चेंज होने से कुछ खास नहीं पड़ता। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका जो है अब ड्राइवर सीट पे आ गया है और इजराइल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 8 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम सीज फायर अगर करेंगे तो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट करके करेंगे। तो अब वो कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं हो रहा, वो अपने आप यूनिलैटरली जो है
सीज फायर की बात दोबारा पुतिन से और ओमान से कल ही रात को उन्होंने ओमान के लीडर सुल्तान से बात की कि आप दोबारा प्रयास करिए पर्सनली बोलते। तो इतना डेस्परेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका सिर्फ इंटरनली ट्रंप चैलेंज में नहीं है इलेक्शन आने की वजह से मिड टर्म में नवंबर में, बट इकोनॉमिकली उनके कारपोरेट जार जो पीछे पड़ गए हैं कि आप क्या हमको बताए थे क्या हो रहा है, और आगे चल के इसके भयानक नतीजे होंगे। तेल की कीमत जो है $120 छू रही है और गैस की भी किल्लत हो गई है, और यूरोपियन देश भी पीछे पड़ गए हैं कि आप हमको आग्रह कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए आए हैं। हमारी स्थिति ये हो रही है कि लोग यहाँ सड़कों पे आ रहे हैं बोलते। लेकिन अभी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात कर रहे थे सर, और हर जगह ये खबरें हैं कि जो 6 मेजर इंटरनेशनल पावर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वो भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो सेफली सब लोगों के लिए खोल दिया जाए, लेकिन उसकी शर्तें हैं। इस ग्रुपिंग ने कहा है जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नेदरलैंड्स हैं, और उन्होंने कहा है कि दे वेलकम द कमिटमेंट ऑफ नेशंस हु आर एंगेजिंग इन प्रिपरेटरी प्लानिंग एज दे कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द रीसेंट अटैक्स बाय ईरान ऑन अनआर्म्ड कमर्शियल वेसल्स इन द गल्फ. But Italy, Germany and France made clear later that they were not talking about any immediate military help, but rather a potential multilateral initiative after a ceasefire. वो ये कह रहे हैं कि एक multilateral initiative हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि ceasefire हो। ये चीज कैसे संभव होगी सर? देखिए, ये मुख्य वर्ड है सीजफायर। अगर सीजफायर नहीं होता है, अभी स्टेट ऑफ वॉर होता है, तो ईरान हर मुमकिन कोशिश करेगा, जो भी बहरी बेड़ा आएगा, चाहे नाटो देशों का या किसी और को, उनको निशाना बनाएगा। जैसा अब्राहम लिंकन और 8 और डिस्ट्रॉयर्स सबमरीन्स चले गए इंडियन ओशन डीप में ईरान के तट से, तो वही होगा अगर 6-7 देश भी मिलकर उनकी नेवी भेजेंगे, जो कि कंपैरिजन में 20% भी नहीं है, 10-15% भी नहीं है, बहुत कम है। और ये कोई मुकाबला नहीं कर सकेंगे ईरान का, क्योंकि वो अपर हैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और स्पीड बोट से। हालांकि ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि हमने उनकी नेवी को तबाह कर दिया, लेकिन उनके पास इतने गोताखोर मौजूद हैं, माइन फ्लाइंग कैपेसिटी है, स्पीड बोट्स हैं और छुपे हुए ड्रोन्स हैं अंडरग्राउंड, तो उससे काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब डर है। आपको याद दिला दूं, जब हुतीस ने बाबल मंदब या रेड सी में अटैक कर रहे थे, तो यही मल्टीनेशनल फोर्स वहां गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, तो ये सब लोग वापस चले गए अपने। लेकिन पाशा सर, ट्रंप ने तो नेटो के जो कंट्रीज हैं, नेटो अलाइज से भी तो अर्ज किया है, उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, जो भी अलाइज साथ में आ सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करें। अब क्या रहा है चीजें किस, मान लीजिए कि ईरान और इजराइल दोनों बात नहीं मानते और दोनों अड़े रहते हैं, दोनों एस्केलेट करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता आप देख रहे हैं? तो ये स्टेलमेट कंटिन्यू होता रहेगा, तेल की कीमतें बढ़ते रहेंगे, तेल और गैस खाड़ी के देशों से एक्सपोर्ट नहीं होगा और लो इंटेंसिटी जंग जारी रहेगी। और इसमें ईरान का कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा। ये दोनों देश जो हमला कर रहे हैं वो बैकफुट पे है, और उनका इमेज जो है उन्हीं की कंट्रीज में या पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर और अलाइज के साथ वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि ये जो कंडीशंस इटाली वगैरह सब रखे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि दे आर रिलक्टेंट, और दूसरे भी जो है इतने एंथुसियास्टिक नहीं है वो, और उनको पता है हुतियों ने उनका क्या किया था, और अमेरिका को भी पता है, वहां भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे थे, उन्होंने सीज फायर करके हुतियों से वहां से भाग निकले हो। तो इस लिहाज से जो है अब अमेरिका के बेसिस ही नहीं डैमेज हुए हैं, बट नेवल सुपरमेसी ऑल्सो ईरान के हाथ में है, जो कि सभी देशों को पता है, सभी देशों को, यूरोपियन, अमेरिका को, इजराइल को, सभी को। लेकिन जो लास्ट सैमसन ऑप्शन जो इजराइल बात करता है कि हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अगर होता, न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकते हैं, तो वो खतरनाक है, और इससे रूस और चीन चुप नहीं रहेंगे। तो इस लिहाज से जो है हर मुमकिन कोशिश हो रही है इनके साथ, सिर्फ टू प्लीज ट्रंप। मेरे ख्याल से वो सीरियस नहीं है, टालना चाहते हैं और सीज फायर की तरफ ढकेलना चाहते हैं, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा
आप अपनी जंग रोकिए और ये 3 वादे हमें करिए और बातचीत आगे बढ़ेगी। तो ईरान अपने डिमांड्स पे अड़ा हुआ है। लेकिन सर क्या इस चीज को प्रिडिक्ट करना अभी बहुत मुश्किल है कि ये लड़ाई अगर सीज फायर होता है तो कैसे होगा, या फिर अगर लड़ाई खत्म होती है और खुद नेतन्याहू ने भी कहा कि नहीं, वी विल सून हैव अ सॉल्यूशन, द वॉर शुड एंड, एंड डोनाल्ड ट्रंप भी सून कहते हैं कि द वॉर, लेकिन बात खत्म कैसे होगा ये युद्ध ये पता नहीं है। टर्म्स एंड रेफरेंस उसके क्या होंगे, कौन इसमें इंटरमीडियरी बनेगा, ये सारी चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ बड़ी बड़ी बातें जरूर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से अब फिलहाल कोई भी मीडिएटर जो ईरान को एक्सेप्टेबल है वो नजर नहीं आता। ओमान के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, उनके अड्डों को डायरेक्ट हमला नहीं किए, लेकिन वो भी लिमिट है उनकी। और दूसरा है, जहां तक टर्की और मिस्र है, ये भी उनके ऊपर कुछ क्लाउड नहीं करते। तो सऊदी अरेबिया ने अपने पूरे रीजनल अलाइज को बुला के रियाद में मीटिंग करी थी, दोहा रियाद में। तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हम आपका साथ नहीं दे सकते, जैसा यमन में उन्होंने बुलाया था नाटो, इस्लामिक नाटो बोल के, सिर्फ 1 या 2 देश दिए उनके साथ थे। तो सभी प्रयास अमेरिका के और सऊदी गल्फ कंट्रीज के वो नाकाम हो गए हैं, क्योंकि ईरान अपने शर्तों पर माना। तो सिर्फ एक ही कंट्री है, लीडर है, वो रशिया का पुतिन। वो जो है अमेरिका के साथ भी बात करने के लिए तैयार है, बातचीत लगातार जारी है। ईरानियन लीडर्स के साथ भी जो अभी फिलहाल हैं उनके साथ भी काफी अच्छे रिश्ते हैं। अगर मुश्ताबा खामनेई इलाज के लिए मॉस्को में है, तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये सीज फायर के लिए पुतिन ही जो है राइट मीडिएटर, एक्सेप्टेबल टू ऑल 3, नेतन्याहू को, ट्रंप को और ईरान को। शायद मुझे लग रहा है और वो प्रयास करेंगे। और उन्होंने बार बार इसरार किया है, एम्फसाइज किया है कि ये जंग को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। तो नहीं तो देखिए, प्रोफेसर पाशा, कुल बहुत ही मिलाकर जो लॉन्ग मेरा, टर्म इम्प्लीकेशन है इसके। बट कुल मिलाकर जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे वो ये है कि नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा टेक अवे, या अगर लोगों को समझाना हो तो हम क्या कहेंगे? क्या हम ये कहेंगे कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये जाहिर हो गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में ही एक तरीके की जंग दिख रही है, इजराइल और ईरान युद्ध करते करते ये दोनों नेताओं में जंग हो गई? जी, ये तो क्लियर जाहिर है। ये डिवाइड जो है, अगर 4 दिन में ईरान पे उनका सक्सेस होता तो ये कंसोलिडेट होके बहुत कुछ करते हैं, लेकिन चूंकि नहीं हुआ है और सबसे ज्यादा फिक्र और खतरा और डेंजर ट्रंप को है इंटरनली, रीजनली। देखिए, ये लोग जो रूलर्स हैं सऊदी अरेबिया के, यूएई के और कतार के, वो प्लीड कर रहे हैं कि अगर आप हमें डिफेंड नहीं करते, अगर आप हमें बचाते नहीं, तो कम से कम अपने दोस्त नेतन्याहू को समझाइए कि वो सिविलियन टारगेट्स पे और गैस एंड ऑयल पे हमला ना करे, ताकि हमारा जो कुछ भी बचा है वो भी तहस नहस ना हो जाए और पूरा ढांचा जो है गल्फ स्टेट्स का वो खतरे में पड़ जाए और वो कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए, अब अल सबाज भी भाग के जाने की कोशिश बोल रहे हैं, वहां बहरीन का रूलर भी भाग गया है वहां से। तो अब लोगों के बीच में जो इतना क्रोध है बहरीन और दूसरे देशों में, ये रूलर जो है अपनी मिसगाइडेड पॉलिसी से अमेरिका के ऊपर डिपेंड होके हमको इतनी तकलीफ हो रही है। देखिए, अब ईरान को कुछ नहीं करना। अगर अमेरिका उकसाता है खाड़ी देशों को, आप मिलके पाकिस्तान के साथ मिलके डिफेंस ट्रीटी के तहत अटैक करिए वगैरह, लेकिन ईरान का जवाब वो ऑब्जर्व करेंगे ये अटैक्स, और वो सिर्फ उनके डिसलिनेशन प्लांट्स और जो भी बचा कुचा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल और गैस का, रिफाइनरीज का वगैरह, और दुबई को तहस नहस कर देंगे। तो यही वर्स्ट केस सिनेरियो लग रहा है, व्हिच अमेरिका एंड ट्रंप वांट्स टू अवॉइड, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं है
कि ईरान और नुकसान पहुंचाए खाड़ी के देशों को, और उससे पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया में सभी लोग, उनके क्लोजेस्ट अलाई दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हर्ट हैं और उसका कोई एंड गेम नजर नहीं आ रहा। तो अमेरिका जो है अलग थलग हो गया है। तो ये बहुत बड़ा धक्का है ट्रम्प को, और उन्हीं के लोग, कॉर्पोरेट लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि आप क्या बताते क्या हो रहा है बोल के। अब इजराइल में भी यही हो रहा है कि आपने 3-4 दिन का बताया था, अब हम 20 दिन से शेल्टर्स में हैं, ना वहाँ खाने के हॉस्पिटल्स कन्वर्ट कर दिए हैं पार्किंग लॉट में, बहुत से मुश्किलात हो रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल। चलिए प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। थैंक यू सर।